चीन में बने सामान के बहिष्कार का ऐलान करते हुए यूपी, पश्चिम बंगाल और दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में दूसरे दिन भी जोरदार प्रदर्शन हुए। कानपुर में तो जवानों की शहादत से गुस्साए कुछ लोगों ने चीनी राष्ट्रपति की सांकेतिक शव यात्रा निकाल दी, जिसमें एक नकली अर्थी पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीर लगाई गई। 4 लोग इस अर्थी को कंधा देकर चलते रहे और एक आदमी चप्पल से चीनी राष्ट्रपति की तस्वीर को पीटता रहा। प्रदर्शन में किसी तरह का दिखावा न लगे, इसलिए पूरे विधि विधान के साथ सांकेतिक शव यात्रा निकाली गई। सत्य बोलो। ये सांकेतिक शव यात्रा एक गंदे नाले के पास जाकर खत्म हुई। वहाँ इस अर्थी को आग के हवाले कर दिया गया और फिर उसे गंदे नाले में बहा दिया गया। यही सभी लोग से निवेदन करता हूँ कि जो भी चाइना का सामान ले रहे तो वो बिल्कुल ना ले। चीन के खिलाफ लोगों का ऐसा ही गुस्सा कोलकाता में भी देखने को मिला। वहाँ भी कुछ लोगों ने चीन में बने सामान के बहिष्कार का ऐलान करते हुए चीनी राष्ट्रपति का पुतला जलाया। इस प्रदर्शन में कई लोग तिरंगे झंडे लेकर पहुंचे। चीन के खिलाफ अपनी भड़ास निकालने के लिए कुछ लोग पुतले को आग लगाने के बाद भी काफी देर तक उसे डंडों से पीटते रहे। जो चाइनीज प्रोडक्ट है उसके विरोध करने के लिए सबको हम आह्वान करते हैं। कोलकाता में प्रदर्शन करने उतरे लोगों ने राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी और भारत सरकार से 20 जवानों की शहादत का बदला लेने की मांग की। कोलकाता और यूपी के अलावा दिल्ली में भी चीन के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए कुछ लोग सड़कों पर उतरे, जिन्होंने चीन में बने सामान को बीच सड़क पर जलाकर गुस्सा जाहिर किया। जलाने से पहले सड़क पर ही सामान को तोड़ा गया और फिर उसमें आग लगा दी गई। का कहना है कि अब सरकार को इसको लेकर ठोस एक्शन लेना होगा और नहीं तो इस तरीके से वो लगातार चीनी सामान का बहिष्कार जो है वो करते रहेंगे। इस प्रदर्शन में एक बच्ची भी शामिल रही, जिसने एक पोस्टर के जरिए संदेश दिया कि वो चीन में बने खिलौनों को नहीं खरीदेगी। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को भी श्रद्धांजलि दी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। प्रदर्शनकारियों ने बाकी लोगों से भी चीन में बने सामान का बहिष्कार करने की अपील की ताकि उसे आर्थिक तौर पर झटका दिया जा सके। LAC पर तनाव के बीच चीन की एक कंपनी का करोड़ों रुपए का करार रद्द कर रेलवे ने उसे बड़ा झटका दिया। चीन की इस कंपनी के साथ रेलवे ने 2016 में टेलीकॉम के लिए और सिग्नल लगाने के लिए 471 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसके तहत कानपुर स्टेशन से दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन के बीच काम चल रहा था। लेकिन चीन की कंपनी 2016 से अब तक केवल 20% काम ही पूरा कर पाई और काम की धीमी रफ्तार को वजह बताते हुए रेलवे ने यह कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। बताया जा रहा है कि चीन की बाकी कंपनियों के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट भी रेलवे रद्द कर सकती है, क्योंकि वो समय पर अपना काम पूरा नहीं कर पा रही। इस बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर बिना नाम लिए चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि झड़प के दौरान भारतीय सैनिक निहत्थे थे। चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? जिसके बाद विदेश मंत्री S जयशंकर ने राहुल गांधी को जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट के जरिए राहुल गांधी के हमले का जवाब दिया और यह साफ कर दिया कि भारतीय सेना के जवान हथियार लेकर ही सीमा पर ड्यूटी करते हैं और 15 जून को भी सैनिक हथियार लेकर ही गए थे। साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में भारत चीन सीमा पर हथियारों के इस्तेमाल पर हुए समझौते का भी जिक्र किया। मुंबई और उसके आसपास के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। दोपहर होते ही अचानक मौसम ने करवट ली और आसमान में काले बादल छा गए और बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलने लगी। कुछ घंटों की बारिश से ही कई जगहों पर पानी जमा हो गया। कोरोना से तो वैसे ही महाराष्ट्र और मुंबई जूझ रहा है और अब अगर तेज बारिश के चलते इस तरह की जलजमाव की समस्या होती रही तो मुंबई को दोहरी चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा। दोपहर में ही अंधेरा होने की वजह से सड़कों से गुजर रहे लोग गाड़ियों की हेडलाइट जलाने पर मजबूर हो गए। इस समय हम मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे खड़े हैं और साफ तौर पे देख सकते हैं जो गाड़ियां हाईवे पे चल रही हैं वो बकायदा अपनी हेडलाइट और पार्किंग लाइट ऑन करके चल रही हैं ताकि कोई हादसा ना हो जाए। मुंबई ही नहीं, मुंबई के पास ठाणे में भी हालात ऐसे ही रहे। कई घंटों तक बारिश होती रही। वहीं कोल्हापुर में भी कई जगहों पर बारिश की वजह से पानी भर गया। कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने की वजह दिल्ली यूपी बॉर्डर पर सख्ती और बढ़ गई और आने जाने वाले हर शख्स की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। उत्तर प्रदेश के जो भी जिले दिल्ली से जुड़ते हैं उन सभी की सीमाओं पर प्रशासन ने पूरी सावधानी बरती और बॉर्डर पर आने जाने वालों का केवल पास ही नहीं बल्कि बुखार भी चेक किया गया। DND फ्लाईवे से जो भी शख्स दिल्ली से नोएडा आया या नोएडा से दिल्ली गया, पुलिस ने उसकी थर्मल स्क्रीनिंग की और बुखार नहीं होने पर ही उसे आगे जाने की इजाजत दी गई। यहाँ पर हर जितने भी लोग प्रवेश कर रहे हैं इस वक्त नोएडा के अंदर, पहले उनका पास चेक किया जा रहा है, उनका बॉडी का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है।
साथ ही दिल्ली नोएडा बॉर्डर और दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर लंबा जाम लगने का सिलसिला भी जारी रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने हर आने जाने वाले का पास चेक किया और जो लोग मूवमेंट पास नहीं दिखा पाए उन्हें वापस भेज दिया गया। रूस के बाद अब अमेरिका ने अपनी सीमा के करीब उड़ रहे रूस के बम बरसाने वाले विमानों को खदेड़ने का दावा किया। अमेरिका के मुताबिक रूस के ये खतरनाक विमान अलास्का के बेहद करीब पहुंच गए थे, जिसके बाद उनको एहतियात के तौर पर यह कार्रवाई करनी पड़ी। रूसी विमानों के करीब आने की जानकारी मिलते ही अमेरिका के F-22 लड़ाकू विमान वहां पहुंच गए और बम बरसाने वाले विमानों को घेर लिया। गिरने के बाद इन विमानों को रास्ता बदल कर वापस जाना पड़ा। रूस ने भी आसमान में अपने विमानों के घेरे जाने की पुष्टि की, हालांकि उसने अपने इस मिशन के पूरी तरह कामयाब रहने का दावा किया। Воздушными, наземными, радиолокационными постами осуществлялся непрерывный। बम बरसाने वाले रूस के ये विमान लंबी दूरी के मिशन में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो दुश्मन पर परमाणु हमला करने की भी क्षमता रखते हैं। चीनी सामान का बहिष्कार करने के लिए सियासी पार्टियों ने मुहिम शुरू कर दी। चीन के साथ जारी सीमा विवाद और जवानों की हत्या के बाद देश के कई राज्यों में यह मुहिम शुरू की गई, जिसके तहत बिहार की राजधानी पटना में जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने अनोखे अंदाज में अपना विरोध जताया। पप्पू यादव खुदाई करने वाली एक मशीन पर चढ़ गए और एक होर्डिंग पर अपना संदेश लिखा। उन्होंने लोगों से चीन में बने सामान को न खरीदने की अपील की। ये लड़ाई बिहार ने छेड़ दी है। आप नेपाल आंख दिखाते हो, बांग्लादेश और चाइना हमें मारना चाहती है। अब उसको हमसे, हमारे पैसे पर वो हमारे सैनिक का कत्लेआम नहीं कर सकता। वहीं बीजेपी की सहयोगी आरपीआई के नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी इस मुहिम से जुड़ गए। उन्होंने चीन को आर्थिक रूप से बर्बाद करने का सुझाव दिया। चाइना की इकोनॉमी को कोलैप्स करने की जिम्मेदारी हमारी है और चाइना से जो प्रोडक्ट आता है, उस प्रोडक्ट जो इंपोर्ट होता है, उस पर पूरी पाबंदी लगानी चाहिए। इसके अलावा बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक अभियान चलाया। उन्होंने घर घर जाकर लोगों से चीनी कंपनियों का बहिष्कार करने की अपील की। कोरोना वायरस की वजह से पुरी के जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा इस साल नहीं होगी। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने पुरी में 23 जून से शुरू होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा पर रोक लगा दी है और इस पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि अगर ये यात्रा हुई तो भगवान जगन्नाथ भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि यात्रा होने पर इसमें लाखों लोगों के शामिल होने से इसे नहीं रोका जा सकता। जगन्नाथ मंदिर की इस रथ यात्रा के दौरान 20 दिनों तक अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, लेकिन इस साल यात्रा से जुड़ा कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने एक एनजीओ की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया। कोरोना से जूझने के बाद इंग्लैंड में एक बार फिर फुटबॉल के मैच शुरू हो गए। हालात सुधरने के बाद मैनचेस्टर में इंग्लिश प्रीमियर लीग की शुरुआत की गई, जहां खाली पड़े मैदानों में फुटबॉल मैच खेले गए। मैच खेलने पहुंचे इन खिलाड़ियों ने रंग भेद के खिलाफ चल रहे आंदोलन को भी अपना समर्थन दिया। इन खिलाड़ियों ने पुलिस की ज्यादती की वजह से मारे गए अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड को याद किया। रेफरी के सीटी बजाते ही सभी खिलाड़ी मैदान पर घुटने टेक कर बैठ गए। इन खिलाड़ियों की जर्सी पर भी रंग भेद के खिलाफ लगाया जा रहा नारा ब्लैक लाइव्स मैटर लिखा नजर आया। इससे पहले दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने एक साथ खड़े होकर कोरोना से मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी। दिल्ली एनसीआर में कोरोना पर काबू पाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और एनसीआर में शामिल सभी जिलों के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने निर्देश दिया कि कोरोना से निपटने के लिए दिल्ली एनसीआर को एक यूनिट की तरह काम करना होगा। अब तक अमित शाह ने महामारी से निपटने के लिए केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ बैठक की थी, लेकिन अब उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री और अधिकारियों समेत एनसीआर में शामिल नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के आला अधिकारियों के साथ भी बैठक की। इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एनसीआर के कुछ जिलों के आला अधिकारी गृह मंत्रालय पहुंचे, जबकि नोएडा और गाजियाबाद समेत कुछ जिलों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका हिस्सा बने। एक हफ्ते के भीतर गृह मंत्री और दिल्ली के सीएम के बीच में ये तीसरी अहम बैठक है। तो जिस तरीके से दिल्ली को लेकर अहम घोषणाएं हुई हैं, अब एनसीआर को भी लेकर एक संयुक्त रूप से अहम घोषणा होंगी। गृह मंत्रालय में करीब 1.5 घंटे तक चली इस बैठक में गृह मंत्री का पूरा फोकस इस बात पर रहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में दिल्ली और एनसीआर अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ लड़ें। यही वजह रही कि बैठक में फैसला हुआ कि अब दिल्ली एनसीआर को अलग अलग राज्यों के जिलों की तरह नहीं बल्कि एक यूनिट के तौर पर देखा जाएगा और जो भी उपाय किए जाएंगे वो सभी पर लागू होंगे। दिल्ली
नोएडा, गुड़गांव, ये सब फरीदाबाद, ये सब एक ही है। एक तरह से उसको पूरे को एक तो कोरोना के लिए एक यूनिट मानने का हुआ है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में कोरोना से हालात विस्फोटक होने के कगार पर पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से उसकी सीमाओं से लगे उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जिलों में बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई और हवाला दिया गया कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए ऐसा किया गया, जिसकी वजह से नौबत यह आ गई कि वहां से दिल्ली आने जाने वालों की दिक्कत बढ़ गई। यही वजह रही कि गृह मंत्री ने यह फैसला किया कि कोरोना के खिलाफ जंग में दिल्ली एनसीआर एकजुट होकर लड़ेगा और बैठक में सभी राज्यों को यह निर्देश दिया गया कि एनसीआर में आवाजाही के लिए नियम इतने सख्त न बनाएं और यह सुनिश्चित करें कि लोग एक जिले से दूसरे जिले में आसानी से आ जा सकें। गृह मंत्री जल्द ही इस बारे में उत्तर प्रदेश के सीएम और हरियाणा के सीएम के साथ बैठक करेगी। बैठक में एनसीआर के कंटेनमेंट जोन पर खास ध्यान देने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही गृह मंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली की ही तरह एनसीआर में भी कोरोना टेस्टिंग के दाम फिक्स किए जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में कोरोना टेस्ट के दाम 4,500 रुपए से घटाकर 2,400 रुपए कर दिए गए हैं और हर लैब को कह दिया गया है कि वो अधिकतम क्षमता से काम करें। मुंबई के जावेरी बाजार में कारीगरों की कमी की वजह से सर्राफा कारोबारियों को भारी घाटा झेलना पड़ रहा है। लॉकडाउन में लाखों की संख्या में मजदूरों के घर लौट जाने से काम करने वाले कारीगरों की कमी हो गई और यही वजह रही कि अनलॉक 1 में जब जावेरी बाजार खुला तो वहां सन्नाटा पसरा नजर आया। क्या गहनों के शोरूम, क्या कारखाने, कहीं भी काम करने वाले कारीगर नहीं दिखे। इक्का दुक्का जो गहने बनाने वाले कारीगर बचे हुए हैं उनसे काम चल पाना मुश्किल है। इसलिए जावेरी बाजार में कई व्यापारी तो दुकानें खोल ही नहीं रहे। मजदूर ना होने के चलते जो कारीगर काम करते थे जावेरी बाजार में, वहां पर मजदूर ना होने के चलते अब जो किल्लत है वो होने लगी है और इसके चलते काम जो है वो ठप पड़ा हुआ है। लॉकडाउन में जावेरी बाजार के बंद होने के बाद मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था, जिसकी वजह से लाखों मजदूर अपने गांव लौट गए और अब बाजार खुलने के बाद हालात ऐसे हैं कि कारीगरों की कमी से पूरा व्यापार ठप पड़ा है और रोज 200 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। करीबन 200 करोड़ रुपए का रोज का सेल रहता है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जाता है यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग, वो आज बिल्कुल यहाँ ठप हो चुका है। व्यापारियों ने बताया कि कारीगरों के बिना गहनों के कारखाने चलना नामुमकिन है, इसलिए उनके पास मजदूरों की वापसी का इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं। हालांकि व्यापारियों ने मजदूरों के आने की उम्मीद भी जताई। अगर काम करेंगे तो ही उन्हें पैसा मिलेगा तो ही उनकी रोटी रोजी चलेगी। कोरोना संकट के बीच कर्नाटक में नियमों के तहत 12वीं की बची हुई परीक्षाएं करवाई गई। कोरोना वायरस की वजह से इन परीक्षाओं को टाल दिया गया था और लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद बची हुई परीक्षाओं को करवाने का फैसला लिया गया। बेंगलुरु के एक स्कूल में छात्रों को सुरक्षित रखने के लिए स्कूल के गेट पर ही तापमान मापा गया और छात्रों के हाथ भी सैनिटाइज करवाए गए। छात्रों से अपील की गई कि वो एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। We have reduced the strength in each classroom as per the board guidelines. Earlier it was 30 per class. Now we are following multiples of 12. That is 12, 24 and maximum we have put is 36. परीक्षा देने पहुंचे छात्रों ने भी पूरी सावधानी बरती और उनके चेहरे पर मास्क लगे हुए दिखे। Yeah, a little bit nervous about this situation. I'm wearing a mask, I'm having gloves, I'm having sanitizer in my bag and everything is there. एहतियात के तौर पर स्कूल में एक एम्बुलेंस भी खड़ी दिखी ताकि कोई इमरजेंसी हो तो जल्दी से अस्पताल पहुंचाया जा सके। भारत ने लद्दाख की गलवान घाटी पर चीन की संप्रभुता वाले दावे को सिरे से खारिज कर दिया और यह साफ किया कि ऐसा बढ़ा चढ़ाकर किए गए दावे दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बनी सहमति के खिलाफ है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने चीन के दावे को बेबुनियाद और हवाई बताया। विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बयान तब आया जब चीन ने कहा कि गलवान घाटी उसके क्षेत्र का एक हिस्सा है। चीन के इस बयान से पहले दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए थे कि पूरी स्थिति को एक जिम्मेदार तरीके से संभाला जाना चाहिए। इसी बातचीत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गलवान घाटी की घटना के लिए चीनी सेना को जिम्मेदार ठहराया था। देश में मेडिकल रिसर्च को मान्यता देने वाली संस्था आईसीएमआर की मंजूरी के बाद दिल्ली में रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू हो गए। इस तकनीक से टेस्ट करने पर बहुत जल्दी यह पता चल जाता है कि जिसका सैंपल लिया गया वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। इसलिए दिल्ली सरकार ने उन सभी इलाकों में रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाने का फैसला किया जिन्हें कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। दिल्ली में महावीर अंकलेव इलाके में भी स्वास्थ्य कर्मियों की टीम ने रैपिड एंटीजन तकनीक से कई लोगों का कोरोना टेस्ट किया। इस तकनीक से टेस्ट करवाने पर 15 से 30 मिनट के अंदर रिजल्ट आ जाता है, जबकि दूसरी तकनीक यानी आरटी-पीसीआर से टेस्ट करवाने पर रिजल्ट आने में 24 से 48 घंटे लगते हैं। तमाम टीम जो यहाँ पर बैठी हुई है मेडिकल स्टाफ की, ये 30 मिनट के अंदर जो रिजल्ट्स हैं वो उनको बता रही है। ऐसे में अगर आप इस रैपिड एंटीजन टेस्ट में
पॉजिटिव आए हैं तो आप कोविड पॉजिटिव पेशेंट माने जाएंगे। महावीर एन्क्लेव इलाके में टेस्ट करवाने पहुंचे लोगों को रिजल्ट के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और सैंपल लेने के आधे घंटे के अंदर ही उनके टेस्ट का रिजल्ट बता दिया गया। अगर कोई पेशेंट इसमें नेगेटिव आया है और हमें लग रहा है कि पेशेंट सस्पेक्टेड है फॉर कोरोना, देन हम उसको RT-PCR टेस्ट के लिए रिकमेंड करते हैं। चीन के कई इलाकों में तेज बारिश और जमीन खिसकने की वजह से भारी नुकसान पहुंचा, जबकि हजारों लोग बेघर हो गए। उत्तर और दक्षिणी चीन के ये इलाके भारी बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में आ गए और वहां बहने वाली नदियां भी उफान पर आ गईं। बाढ़ की सबसे डरावनी तस्वीरें हुनान प्रांत से सामने आईं। वहां 400 साल पुराना एक पुल बाढ़ की चपेट में आकर बह गया। इससे पहले बाढ़ का पानी पुल के ऊपर से होकर बहता नजर आया। तेज बहाव की वजह से पहले पुल का एक हिस्सा ढहा और फिर देखते ही देखते पुल का दूसरा हिस्सा भी सैलाब में समा गया। कुछ ही सेकंड के अंदर पुल का नामो निशान तक मिट गया। बाढ़ के साथ जमीन खिसकने की वजह से भी भारी तबाही का सामना करना पड़ा। सिचुआन प्रांत में जमीन खिसकने की वजह से कई हजार लोग बेघर हो गए और वहां भारी बारिश के बाद पहाड़ों का मलबा बहकर नीचे आ गया। पानी के साथ ये मलबा नदी की तरह बहता नजर आया, जिसकी चपेट में आने से कई मकान बर्बाद हो गए। बाढ़ और जमीन खिसकने की वजह से कई सड़कें तबाह हो गईं। पत्थरों के गिरने की वजह से रास्ते भी बंद हो गए। आपदा के बाद वहां राहत बचाव की कई टीमें तैनात की गईं, जो मलबे में फंसे लोगों को निकालती नजर आईं। बाढ़ में कई बुजुर्ग और बच्चे भी फंस गए थे, जिन्हें रस्सियों और नावों की मदद से बचाया गया। गुआंगशी प्रांत में भी बारिश और बाढ़ की वजह से हालात बिगड़ गए। वहां बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में भर गया। सड़कें नदियों में तब्दील हो गईं। बाढ़ की वजह से सैकड़ों लोग अपने घरों में ही फंस गए, जिन्हें नावों के जरिए राहत शिविरों में पहुंचाया गया।